हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। तो आज हम करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था और कुछ टॉपिक्स भी हमने कर लिए थे और ये हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास 10 का लास्ट चैप्टर है। आइए हम आगे देखते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था बच्चों? लास्ट टाइम हमने देखा था कि बिफोर ट्रेड क्लोज मार्केट हुआ करते थे। इंडियन मार्केट रिस्ट्रिक्टेड टू डोमेस्टिक टॉयज़। क्या कि हमारा जो इंडियन मार्केट था वो डोमेस्टिकली ही चीज़ें प्रोड्यूस करता था और कंज्यूम करता था और ट्रेड नहीं होती थी, एक्सपोर्ट नहीं होता था और इंपोर्ट नहीं होता था। ठीक है, लेकिन आफ्टर ट्रेड क्या हो गया? मार्केट इंटीग्रेट हो गया। चाइना का मार्केट, इंडिया, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, सबके मार्केट क्या हो गए बच्चों? इंटीग्रेट हो गए, आपस में जुड़ गए। क्या हो गए? जुड़ गए। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड हमने यही की थी। अब हम आगे चल रहे हैं और इस चैप्टर को आज हम खत्म कर देंगे। आइए हम देखते हैं आगे। उसके बाद है बच्चों, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो असर डालती हैं। ठीक है, सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। ट्रेड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो ट्रेड बेटर होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर ज़्यादा लग रही है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, तो ट्रेड भी महंगा होगा। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है द इन्वेंशन ऑफ शिपिंग कंटेनर्स रिवोल्यूशनाइज्ड ट्रेड। Goods are loaded intact, leading to massive reductions in port handling cost and faster export delivery. Air transport costs have also plummeted. इसमें बोला गया है कि जब शिपिंग कंटेनर्स आए बच्चों, क्या है? शिपिंग कंटेनर्स, उन्होंने क्या कर दिया? रिवोल्यूशनाइज कर दिया ट्रेड को। और क्या कर दिया? पहले ज़्यादा कॉस्ट लगती थी, अब हम ज़्यादा गुड्स को एक साथ इंटैक्ट करके क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। शिप्स के थ्रू ट्रेड करवा सकते हैं, चीज़ों को भेज सकते हैं। ठीक है, और उससे क्या होती है? जो हैंडलिंग कॉस्ट है बच्चों, क्या है? हैंडलिंग कॉस्ट, वो भी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईटी सेक्टर बोलते हैं। अब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर बेटर होगी तो वो क्या करेगा? वो ज़्यादा ट्रेड में हेल्प करेगा हमारी, और अगर बेटर नहीं होगी तो ट्रेड में हेल्प नहीं होगी। इसमें लिखा हुआ है टेलीकम्युनिकेशंस एंड द इंटरनेट अलाउ इंस्टेंट लो कॉस्ट ग्लोबल कम्युनिकेशन। अब हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट की हेल्प से आप अलग अलग कंट्रीज से अपने प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर्स करवा सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के पास। दिस इनेबल द रैपिड आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज लाइक डाटा एंट्री, अकाउंटिंग और इंजीनियरिंग। आप क्या कर सकते हैं? जैसे गुड़गांव है बच्चों, बेंगलोर है, ये सारे आईटी सेक्टर हैं और ये यूएस की और बाहर की कंपनीज के लिए क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद है ट्रेड बैरियर्स का ख़त्म हो जाना। क्या हुआ? द बैरियर फेज शिफ्ट और लिबरलाइजेशन। अब हम बच्चों इंडिया की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इसके बारे में, इंडियन मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? जो टैक्सेस होते हैं, कोटाज होते हैं, जो ट्रेड के ऊपर लगाए जाते हैं। अगर बाहर की कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट अगर इंडिया के अंदर भेज रही है तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, कुछ टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वक्त क्या हुआ? सबसे पहले द बैरियर फेज, हमारा कौन सा था? बैरियर फेज। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया यूज ट्रेड बैरियर्स लाइक टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब क्या हुआ कि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में थी, बेबी फेज में थी, बेबी स्टेप्स थे उसके। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया बच्चों कि हम उसको क्या करेंगे? इन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे बाहर के कंपटीशन से। इसलिए हम क्या करते थे? बाहर का कोई भी प्रोडक्ट आता था उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाते थे, कॉस्ट से उसकी क्या हो जाती थी? बढ़ जाती थी। कि मान लो कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो इंडिया में आ रहा है
और इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 50 रुपए का और टैक्स लगा दिया, तो अब उसकी कॉस्ट कितनी हो गई 150, जिससे लोग डिस्करेज होंगे बाहर का प्रोडक्ट खरीदने से और इंडियन जो इंडस्ट्रीज हैं वो बची रह जाएंगी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब तक कंपटीशन नहीं होता आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, आप खुद को बेटर नहीं बना सकते। और हमने क्या किया, अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के चक्कर में उनको इतना प्रोटेक्ट कर दिया कि वो लॉसेस में जाने लगी। तो 1991 में हमने डिसाइड किया कि हम शिफ्ट करेंगे। द गवर्नमेंट डिसाइडेड इंडियन प्रोड्यूसर मस्ट कम्पीट ग्लोबली टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। और हम क्या लेके आए, LPG रिफॉर्म्स लेके आए। ठीक है, उस टाइम पे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो LPG है बच्चों, LPG मतलब L का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है बच्चों, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, रिमूविंग दीज रिस्ट्रिक्शंस अलाउ बिजनेसेस टू फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड MNCs टू सेट अप फैक्ट्रीज। अब हमने क्या कर दिया, फ्री कर दिया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, बाहर की कंपनीज आराम से आकर मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्रीज तक सेट कर सकती हैं। और यही वो एरा था जिसने इंडिया की ट्रेड के पाथ को चेंज किया 1991 के बाद। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद ये देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है यहां पर, उसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू एस्टेब्लिश रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अब क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई है बच्चों, डेवलप कंट्रीज ने। क्या करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए, सेट करने के लिए। अब इंटरनेशनल ट्रेड और इंश्योर इट रिमेन्स फ्री, और ट्रेड क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। फ्री का मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है बच्चों, रियलिटी इससे थोड़ी अलग है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप कंट्रीज ने बनाया है पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेड को फ्री रखने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए, लेकिन रियलिटी थोड़ी अनफेयर है। डेवलप नेशन फोर्स डेवलप कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स बट सीक्रेटली रिटेन देयर ओन अनफेयर प्रैक्टिसेस। अब जो डेवलप कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, वो डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर फोर्सफुली बात मनवाती है अपनी, और क्या करती हैं कि अपने ट्रेड बैरियर्स को आप रिमूव करो, आप टैक्सेस को कम करो, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करो, लेकिन हमेशा अपनी अनफेयर प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखती हैं डेवलप कंट्रीज। द US गवर्नमेंट गिव्स मैसिव सम्स ऑफ मनी टू इट्स फार्मर्स, allowing them to sell surplus farm product globally at abnormally low prices, crushing farmers in developing nations। अब क्या करती है US गवर्नमेंट, हर साल अपने फार्मर्स को खुद अपनी जेब से पैसा देती है ताकि वो बहुत लो प्राइस पर अपने फार्म सरप्लस को, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपके ग्रेन्स हैं या कुछ भी हैं, वो जो बच गया है, जो एक्स्ट्रा है, उसको आप डेवलप कंट्रीज में बेच सकें बिल्कुल लो प्राइस पर। और इससे किसको नुकसान होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के फार्मर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। तो ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है जो USA करता है और हमेशा से करते आए हैं। इसके बाद आता है बच्चों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। क्या होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? देखो ये पूरा का पूरा एक एरिया है, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों। यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अलावा 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स होते हैं जिससे रॉ मटेरियल आ सके, मार्केट के पास होता है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं। उसके अलावा जो वर्कर्स होते हैं उनके रहने के लिए जगह, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम होता है। इंडस्ट्रियल जोन्स क्रिएटेड टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज। और ये क्यों बनाए जाते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? क्या करने के लिए कि बाहर की कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो इंडिया में आए और क्या करें, इन्वेस्ट करें। कंपनी सेटिंग अप यूनिट्स हेयर डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। और
कोई भी कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर सेटअप होगी तो इनिशियली 5 ईयर्स के लिए उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना गवर्नमेंट के लिए, तो ये भी एक अट्रैक्टिव ऑफर होता है। और लेबर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। द गवर्नमेंट क्या करती है, अलाउ करती है फॉरेन कंपनीज को कि स्ट्रिक्ट लेबर लॉज को वो बाईपास कर सके और अपने हिसाब से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लेबर को हायर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है अब ये जो ग्लोबलाइजेशन जो ट्रेड होता है इसमें फ़ायदा किसका है और नुकसान किसका है, अब ये समझते हैं। सबसे पहले द कंज्यूमर विन, वेल्दी अर्बन कंज्यूमर्स इंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो वेल्दी अर्बन कंज्यूमर्स है, जो शहरों में रहते हैं, उनको फ़ायदा होता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है, लोअर प्राइसेस मिलते हैं, कंपटीशन है और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उनको मिलती है। लेकिन जो लेबर इन्वॉल्व है उसको नुकसान होता है। क्या है कि लार्ज ऑर्डर सिक्योर करने के लिए एमएनसी से इंडियन गवर्नमेंट्स एक्सपोर्टर्स को क्या करने पड़ते हैं, लेबर कॉस्ट को काटना पड़ता है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट स्ट्रिप्स वर्क्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी, फोर्सिंग लॉन्ग आवर्स, अनपेड ओवर टाइम और लो वेजेस। अब क्या है, लेबर्स को लो वेजेस मिलती हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए उनको काम करना पड़ता है, सिर्फ क्या करने के लिए, इंटरनेशनल कंपनीज से कंपीट करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज को क्या करना पड़ता है, अपने लेबर्स के साथ अगर आपको कॉस्ट कम करनी है तो उनसे ज़्यादा काम करवाना पड़ेगा और कम पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें फ़ायदा किसका है, वेल्दी कंज्यूमर्स का, नुकसान किसका हो रहा है, लेबरर्स का। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्लियर विनर्स कौन है भाई, इस पूरे के पूरे फिनोमिना में क्लियर विनर्स कौन कौन है देखते हैं। द क्लियर विनर्स वेल ऑफ अर्बन कंज्यूमर्स इंजॉइंग चॉइस एंड लो प्राइजेस। अभी मैंने बताया कि जो अर्बन कंज्यूमर्स हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा। टॉप इंडियन कंपनीज बेनिफिटिंग फ्रॉम न्यू टेक बिकमिंग एमएनसीज, इंडियन कंपनीज को भी फायदा हो रहा है और लार्ज फॉरेन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज को भी फायदा हो रहा है। ये क्लियर विनर्स हैं। और किनको लॉस हो रहा है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, टॉय मेकर्स, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, क्रश्ड बाय इंपोर्ट्स, बाहर से प्रोडक्ट आता है, कंपीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स फेसिंग जॉब इनसिक्योरिटी एंड लो वेजेस, ठीक है, और स्मॉल फार्मर्स कंपीटिंग अगेंस्ट सब्सिडाइज्ड ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इन सबको नुकसान हो रहा है। स्मॉल लोकल प्रोड्यूसर्स को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, वर्कर्स को और स्मॉल फार्मर्स को नुकसान हो रहा है। तो इस पूरे फिनोमिना में क्लियर विनर्स हमेशा प्रोड्यूसर्स रहेंगे और वेल्दी कंज्यूमर्स रहेंगे, जबकि जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं और जो लेबर हैं उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब ये स्ट्रगल है फेयर ग्लोबलाइजेशन का। हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में फ़ायदा सबको होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन फेयर नहीं है। मैंने आपको बताया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी फ़ायदा किसको पहुंचता है, जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को नुकसान होता है। ठीक है, वो डेवलप कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं वो आराम से आकर किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या करती हैं, अपनी फैक्ट्री सेटअप करती हैं, वहाँ के रॉ मटेरियल को यूज़ करती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं, ठीक है, वहाँ के फ्लेक्सिबल जो लॉज होते हैं उनको बाईपास करती है और चीप लेबर का फ़ायदा उठा के मैक्सिमम प्रॉफिट कमा के ले जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए अगर हमको ग्लोबलाइजेशन को फेयर करना है। सबसे पहले लेबर लॉज को इन्फोर्स किया जाना चाहिए रिगरसली, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि भाई लेबर लॉज को पर्टिकुलरली सबके लिए इंप्लीमेंट होना चाहिए। सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना चाहिए। यूज ट्रेड बैरियर्स सेलेक्टिवली, ट्रेड बैरियर्स का कभी कभी यूज़ करना चाहिए सेलेक्टिवली, हमें ये नहीं करना चाहिए कि ट्रेड बैरियर्स हमने बिल्कुल ही रिमूव कर दिए। उसके बाद अलाइन विद अदर डेवलपिंग नेशंस टू फाइट डेवलप कंट्रीज डोमिनेंस एट द WTO, और सारी डेवलपिंग नेशंस को एक साथ आना चाहिए क्या करने के लिए, चैलेंज करने के लिए जो WTO में डेवलप कंट्रीज का डोमिनेशन है। उसके अलावा लोगों का रोल क्या है, सस्टेन पब्लिक प्रेशर थ्रू मैसिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन, हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर क्या बना के रखो, प्रेशर बना के रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, और
ये लास्ट स्लाइड थी हमारे चैप्टर की, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इकोनॉमिक्स का हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम हिस्ट्री को लेकर चलेंगे और आसानी से उसको भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।